हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th सोशल स्टडीज चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग मार्केट। इस चैप्टर में सबसे पहले आप देखेंगे कि एडम स्मिथ एक 18th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कहा था कि प्रॉस्पेरिटी emanates from the market that develops when people need goods and services that they can't create themselves। इसका मतलब है कि खुशहाली उस बाजार से आती है जो जब बनता है जहां सेवाएं और वस्तुओं की जरूरत हो जिसे लोग खुद नहीं बना सकते। ये एडम स्मिथ बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे 18th सेंचुरी में जिन्होंने ये कहा था। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बाजार कितने तरीके के होते हैं, मार्केट काम कैसे करता है और कौन से बाजार इंपॉर्टेंट होते हैं। In this picture of the following page, you will see people buying and selling goods। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यानी कि चीजों को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लॉथ्स, ग्रोसरीज, मोबाइल फोन्स, रेफ्रिजरेटर और भी कई सारी चीजें। These good result from various type of economic activities। तो जहां बाइंग और सेलिंग होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो आप ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पर चलती हैं वो मार्केट कहलाता है। अब इसमें आप देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जैसे सिनेमा हॉल हो गया, यहाँ पर लोग आते हैं, मूवीज देखते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, या बार्बर शॉप है, या फ्रूट सेलर हैं, तो ये सभी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। आप मॉल जाते हैं जहां पर आप शॉपिंग करते हैं, या कहीं और मार्केट में शॉपिंग करते हैं, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाते हैं, चाहे वो फ्रूट सेलर हो या मॉल में आप जाके शॉपिंग करें। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ मार्केट। मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले दो वर्ड की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट इज नीड्स एंड वांट्स। नीड्स क्या होता है स्टूडेंट? आवश्यकता या जरूरत। सो इन इकोनॉमिक्स अ नीड इज समथिंग दैट अ पर्सन रिक्वायर टू सर्वाइव। नीड वो होता है, नीड का मतलब होता है, नीड्स का, कि जो चीजें बहुत जरूरी हो सर्वाइव करने के लिए, जैसे खाना, कपड़े और छत यानी कि शेल्टर। वांट्स क्या होता है? वांट्स बेसिकली नेसेसिटीज नहीं होती है, ये सिर्फ एक डिजायर होती है। जैसे आपके पास कार होना चाहिए या एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए, ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन एसेंशियल चीजें नहीं है, लेकिन ये डिजायर होती हैं, इच्छा जिसे हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ मार्केट। अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स इज कॉल्ड अ मार्केट। एक ऐसी जगह जहां लोग खरीदते हैं चीजों को और बेचते हैं, वो मार्केट कहलाता है। इसको बाजार भी कहते हैं, हाट भी कहते हैं, और कन्नड़ लैंग्वेज में इसको मारुकट्टे भी कहते हैं। आपके रीजन में क्या कहते हैं बाजार को, ये आप बताइएगा। दिस कैन बी एट अ फिजिकल प्लेस। यहाँ पर लोग जाते हैं और जाके शॉपिंग करते हैं। लेकिन आज अगर हम देखें टुडेज वर्ल्ड, ऑनलाइन शॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग पर फोकस करते हैं, जहां से वो चीजें मंगवाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। अपने घरों पर चीजें मंगवाते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू। People have relied on market to fulfill their needs and wants for goods and services। So basically लोग अपनी wants and needs को पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि मार्केट वो जगह है जहाँ पर चीजें बेची और खरीदी जाती हैं। द ग्लोरियस हम्पी बाजार कर्नाटक। आइए स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं कि हम्पी बाजार कर्नाटक में है और उसकी क्या वैल्यू है हमारे देश के इतिहास में। चलिए देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब अगर हम देखें आसान वर्ड्स में, इजी लैंग्वेज में, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस। बाइंग और सेलिंग, बोथ द थिंग्स कम्स इन ट्रेड्स। ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल और कंट्रीज, तो ये ट्रेड में आ जाता है। हम्पी बाजार के बारे में बात करें तो हम्पी बाजार कर्नाटक में है और ये विजयनगर अंपायर के अंदर आता है। बहुत बड़ा बाजार होता था बिजनेस के लिए। एंड द बाजार कहाँ पर ये लोकेटेड है? बाजार विरूपाक्षा टेम्पल के पास है। विरूपाक्षा टेम्पल क्या है? ये टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है ये, और ये एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल था, रिलीजियस प्लेस था।
ये यहाँ पर जो लोग बिजनेस करते हैं वो बहुत अमीर थे, ये सिटी बहुत अमीर है और ये लोग बेसिकली फॉरेन अकाउंट्स में भी डील करते थे। द फेमस पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेज ने कहा है, एक पुर्तगाली ट्रैवलर था जिसने कहा था कि हम्पी जो जगह है ये सबसे दुनिया की अच्छी जगह है ड्यू टू द वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ वैरायटी प्रोडक्ट्स यानी कि कई तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में, जैसे ग्रेन, सीड, मिल्क, ऑयल, सिल्क एनिमल लाइक काउज, रैबिट, हॉर्सेस एंड इवन बर्ड्स लाइक क्वेल्स एंड पैटरिजेस। क्वेल्स एंड पैटरिजेस क्या होता है स्टूडेंट? क्वेल्स का मतलब होता है बटेर और पैटरिजेस का मतलब होता है तीतर। ठीक है, ये छोटे पक्षी होते हैं। एक और पोर्चुगीज ट्रैवलर हैं फारेनो नुइज, इन्होंने कहा था कि बाजार देयर वर क्राफ्ट्समैन ऑल्सो वर्किंग इन देयर स्ट्रीट। यानी कि क्राफ्ट्समैन जो होते हैं, क्राफ्ट्समैन के होते हैं शिल्पकार, कारीगर, ऐसे लोग जो अपने हाथों से चीजें बनाते हैं उनको कहते हैं क्राफ्ट्समैन। तो क्राफ्ट्समैन भी यहाँ गलियों में काम करते हुए मिलते हैं। ये हम्पी बाजार के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, गोल्डन ज्वेल्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं और छोटी मोटी सजावटी वस्तुएं जो होती हैं, छोटी मोटी सजावटी चीजें वो बनाते हैं, इसको कहते हैं जेक्सॉ। ठीक है, एंड यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ रूबीज, रूबीज और डायमंड्स और पर्ल्स। ये क्या होते हैं? ये प्रीशियस स्टोन होते हैं, कीमती पत्थर होते हैं जिनका यहाँ पर हम्पी के बाजार में लोग काम करते हैं। कॉटन है, क्लोथ्स हैं, ग्रास है, स्ट्रॉ इन इनफाइनाइट अबंडेंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ मौजूद है इस मार्केट में। तो इसका मतलब ये है कि जो हम्पी बाज़ार है वो बहुत बड़ा बाज़ार है और यहाँ बहुत कुछ मिलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा चीज़ें हम्पी बाज़ार कर्नाटक विजयनगर में मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिएगा कि सर्टेन फीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लेसेस टू बी कॉल्ड मार्केट। हर मार्केट के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। जैसे अगर आप वेजिटेबल खरीदने जाएं तो वेजिटेबल्स खरीदने के लिए आपको उसी की मार्केट में जाना पड़ेगा, आप क्लोथ की मार्केट में नहीं जा सकते। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है प्राइस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्राइस? प्राइस बेसिकली कीमत कहते हैं इसको। प्राइस का मतलब होता है कीमत। ठीक है स्टूडेंट, तो प्राइस इज द अमाउंट एट विच अ बायर इज विलिंग टू बाय एंड अ सेलर इज विलिंग टू सेल पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। प्राइस का मतलब होता है वो कीमत जिस पर दोनों लोग यानी कि सेलर और बायर एग्री होते हैं। ठीक है, यानी कि वो कीमत जिसको सेलर देना चाहे अपना प्रोडक्ट जिस कीमत पर और बायर खरीदना चाहे, दैट इज नोन एज प्राइस। प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्लीटिंग ट्रांजेक्शन। प्राइस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप बिस्किट खरीदने जाते हैं, तो आपको उसके प्राइस देखते हैं आप और फिर आप वो सेलर को देते हैं, जिससे वो सेलर आपको वो चीज़ दे देता है या बिस्किट दे देता है। बायर एंड सेलर्स नेगोशिएट एंड बार्गेन टू अराइव एट एक्सेप्टेबल प्राइस। यानी कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, खरीदार और बेचने वाले, ये जब नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएट का मतलब होता है सौदे करना या बातचीत करना, जिससे चीज़ों की कीमत थोड़ी कम हो जाए। बातचीत करके कीमत तय करना कहा जाता है उसको। तो जब आप कीमत तय करते हैं या नेगोशिएट करते हैं तभी सेलर और बायर एक दूसरे से डील करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइजेस एंड मार्केट। तो हमारा जो टॉपिक है वो प्राइसेस एंड मार्केट है। इसमें आप देखिएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन देयर आर मैनी बायर्स। क्या हो जब बहुत सारे बायर्स और सेलर्स मार्केट में हों, तो क्या होता है? बेसिकली ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है जब मार्केट में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। अब आप नीचे एक फिगर आएगी, उसमें आप देखेंगे कि इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, जैसे कोई सेलर है, वो गुआवाज यानी कि अमरूद 80 रुपए किलो बेचता है और जो बायर्स हैं वो इतना महंगा अमरूद नहीं खरीदना चाहते हैं। तो बायर फाइंड्स द प्राइस वेरी हाई, क्योंकि प्राइस बहुत हाई है। अगर वो निगोशिएट करते हैं बायर्स सेलर से, यानी कि जो खरीदने वाले हैं वो सेलर से कहते हैं कि कुछ पैसे कम कर लीजिए, अगर सेलर इस बात पे एग्री हो जाता है तो वो अमरूद खरीदेंगे बायर्स, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। ठीक है, सो द बायर्स एंड सेलर नेगोशिएट अंटिल अ म्यूचुअली एग्रीबल प्राइस। यानी कि जब दोनों उस एक तय प्राइस पर एग्री हो जाते हैं तभी प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदी और बेची जा सकती है। द ट्रांजेक्शन कैन बी कंप्लीटेड, यानी कि तभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ना सेलर अमरूद बेचेंगे ना बायर्स गुआवा खरीदेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो व्हाट हैपेंस इन केस द सेलर फिक्सेस द प्राइस।
क्या हो अगर जो सेलर है वो प्राइस फिक्स कर दें? देखिए स्टूडेंट, मार्केट का सबसे अच्छा जो सिस्टम होता है वो होता है नेगोशिएशन, यानी कि सौदेबाजी करना, बातचीत करके प्राइस को कम करना। अगर कोई सेलर अपने प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स कर दे तो बायर्स उस प्राइस को नहीं कर खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। वहीं अगर सेलर अगर प्राइस कम कर दे, बहुत कम कर दे, तो वो प्रोडक्ट कुछ ही देर में बिक जाएगा, सभी लोग उसको खरीद लेंगे। तो इसीलिए ये जो प्राइस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो नेगोशिएबल होना चाहिए ताकि उसमें सौदा किया जा सके। जैसे यहाँ लिखा है कि ओवर द टाइम द प्राइस ऑफ गुआवाज इज फिक्स्ड एट वन दैट इज जस्ट राइट, नॉट वेरी हाई फॉर द बायर्स, नॉट टू लो फॉर द सेलर्स। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, तो जो बायर्स होते हैं उसको खरीदते हैं। जैसे आप देखिएगा कि सबसे पहले गुआवा का प्राइस था 80 रुपीज, और फिर उसके बाद हुआ 20 रुपीज, एंड नाउ ये मिडिल प्राइस है 40 रुपीज, जिससे बायर्स और सेलर्स दोनों एग्री हो जाते हैं और अपना प्रोडक्ट खरीदते और बेचते हैं। So learning from all the three scenario, the seller can access approximately what quantity of guavas are needed by the buyers. यानी कि इस सिनेरियो से हमें ये पता चलता है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं उन्हें प्राइस फिक्स करना है ताकि मार्केट में उनका प्रोडक्ट बिकता रहे। The amount of goods offered by the seller and the amount required by the buyers helps determine the price. यानी कि प्राइस तय कर दिए जाते हैं। कौन तय करता है इसको? जब सेलर्स और बायर दोनों एक पर्टिकुलर प्राइस पर एग्री हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज हाई प्राइस जो है ना, हाई इनफ, यानी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो नुकसान हो जाता है। नाउ मार्केट अराउंड अस, अब आप देखिए कि आपके आसपास किस तरीके की मार्केट है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप बाजार मार्केट जाते हो तो आप देखिएगा किस तरीके की मार्केट आपके आसपास है। ओके, नाउ मार्केट दो तरीके की होती है, फिजिकल एंड ऑनलाइन। फिजिकल मार्केट क्या होती है? जब आपको बाजार जाना पड़ता है फिजिकली और वहां जाके चीजें खरीदनी पड़ती हैं। और ऑनलाइन मार्केट क्या होती है? वो मार्केट जहां आप घर पर ही बैठे हैं, कहीं नहीं जाते हैं और जस्ट अपने किसी मोबाइल ऐप से या कंप्यूटर से या कॉल करके आप ऑर्डर करते हैं और वो चीजें आपके घर आ जाती हैं। सो अ फिजिकल मार्केट इज वेयर बायर्स कैन मीट द सेलर फिजिकली, यानी कि बायर्स जब मार्केट जाते हैं और जाकर कोई भी चीज, गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं और बदले में उसके पैसे देते हैं। ये कॉमन टाइप ऑफ मार्केट है। इट इंक्लूड्स वीकली मार्केट। वीकली मार्केट भी होता है जिसको हाट कहते हैं हम, जैसे ट्यूसडे मंगल बाजार हो गया या संडे मार्केट हो गया। तो यहाँ पर कई सारी चीजें एक ही दिन मिल जाती हैं। लोकल मार्केट विद शॉप्स एंड बजिंग विद वेंडर सेलिंग स्ट्रीट फूड। किंगकैंग्स, किंगकैंग्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये समझ लीजिए, किंगकैंग्स का मतलब होता है छोटी मोटी चीजें, जो घर की सजावटी चीजें होती है ना, जैसे मूर्तियां हो गया या सजावटी सामान, वो होता है किंगकैंग्स। ठीक है, एंड सो आर ऑल्सो फिजिकल मार्केट। तो ये सब फिजिकल मार्केट में भी मिलता है और ऑनलाइन मार्केट में भी मिलता है। यहाँ पर दो डेफिनेशंस लिखी हैं स्टूडेंट, इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरर। लेट्स सी व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल और रिसोर्सेज दैट आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी कि कोई भी मटेरियल जो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल जिसे हम कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो चीजें बनाता है। जैसे अगर आप मार्केट जाएं चेयर लेने के लिए, तो जो चेयर बनाने वाला है वो कौन कहलाएगा? मैन्युफैक्चरर। Today, buyer and sellers need not necessarily meet in person to engage in transaction. In digital world, आज के टाइम पर अगर हम देखें तो जो बायर्स हैं उनको फिजिकली मिलने की ज़रूरत नहीं होती, किसी से भी कई किलोमीटर जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, चाहे किसी वेबसाइट से या कंप्यूटर से या फ़ोन से, और वो ऑर्डर उनके घर पर पहुंच जाता है। जो भी वो गुड्स मंगाएंगे वो आ जाएगा। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट। वन कैन बाय गुड्स रेंजिंग फ्रॉम बुक्स। अब क्या क्या मंगा सकते हैं आप? आज अगर आप देखें तो आप सब कुछ मंगा सकते हैं, चाहे फूड्स हो, बुक्स हो, क्लोथ्स हो, फर्नीचर हो, ग्रोसरी हो या फ्रूट्स हो या कोई और सामान, वो सभी कुछ आप घर पर मंगा सकते हैं। सो मैन्युफैक्चरर कैन ऑल्सो बाय कंपोनेंट ऑनलाइन टू बी यूज्ड एज इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं
वो भी रॉ मटेरियल ऑनलाइन मंगा लेते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल मंगाने के लिए भी आजकल मैन्युफैक्चरर ऑनलाइन एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पेमेंट फॉर सच सर्विसेज कैन ऑल्सो बी मेड ऑनलाइन। तो जो पेमेंट होता है वो भी ऑनलाइन होता है। आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और प्रोडक्ट आपके घर आ गया। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ मार्केट दैट डू नॉट ट्रांजैक्ट गुड्स एंड सर्विस, जैसे शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। यानी कि कुछ मार्केट ऐसी होते हैं जो जिनका ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो वो कुछ भी आपको, कोई भी प्रोडक्ट आपको आपके घर नहीं देंगे। अब उसका एग्जांपल क्या है? शेयर मार्केट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आस्क योर फैमिली मेंबर्स, टीचर्स और मेंबर्स इन योर कम्युनिटी अबाउट इट। तो शेयर मार्केट के बारे में आप अपनी फैमिली मेंबर से या अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मार्केट में दो तरीके से प्रोडक्ट सेल होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। यहाँ दो डेफिनेशन लिखी कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है और इंपोर्ट का मतलब होता है। देखिए, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप किसी प्रोडक्ट को अपने देश से बाहर भेजते हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट करना। जब अपने देश से किसी प्रोडक्ट को बाहर भेजा जाता है दूसरे देश में तो वो एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है खरीदना, यानी कि जब कोई भी प्रोडक्ट बाहर किसी देश से अपने देश में मंगाते हैं आप, तो वो होता है इंपोर्ट करना। मार्केट दो तरीके के हैं यहाँ पर देखिएगा, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो ये जो डोमेस्टिक है वो आ जाएगा इंपोर्ट में, और जो इंटरनेशनल है वो आ जाएगा एक्सपोर्ट में। यानी डोमेस्टिक अगर आप अपने ही रीजन में, अपने ही देश में बिजनेस करते हैं या ट्रेड करते हैं तो वो डोमेस्टिक मार्केट है, और अगर आप अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में बिजनेस करते हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट है। देखिए, a market where goods and services are bought and sold within the geographical boundaries of the country called domestic market। यानी कि आप अपने देश में ही सेल और बाय करते हैं तो वो डोमेस्टिक मार्केट में आ जाएगा, जैसे बुक, पेपर और भी कई सारी चीजें। अगर आप इंडिया में ही सेल परचेज करते हैं तो वो डोमेस्टिक मार्केट में आएगा। और वहीं इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है? जब आप चीजों को खरीदते और बेचते हैं कहाँ? दूसरे देश में, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट कहते हैं। और ये किस में आता है? इंटरनेशनल मार्केट में आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बायर्स और सेलर्स जब किसी दूसरे देश के होते हैं, अपने बाउंड्रीज से दूर होते हैं किसी दूसरे देश में, तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट, अक्रॉस द मार्केट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड। अब हम लोग किन किन लोगों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या बिजनेस करते हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया। क्या क्या खरीदते हैं हम लोग? जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, केमिकल प्रोडक्ट हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, और इंजीनियरिंग की मशीनरी हो गई, बॉयलर्स हो गए, पेट्रोल हो गया। ये सब चीज़ें हम खरीदते रहते हैं। ठीक है, और बेचते क्या हैं हम लोग? बाहर क्या देते हैं इन लोगों को? एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, मिनरल्स, ओर्स। ठीक है, लाइक कॉपर, डायमंड्स। डायमंड हम लोग कहाँ से मंगवाते हैं? अफ्रीका से। अफ्रीका से हमारे देश में डायमंड्स आते हैं। वेस्ट एशिया से क्रूड पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर। तो ये सारी चीज़ों में हम बिजनेस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जैसे पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल। सबसे बड़ा मार्केट क्या है? इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, लार्जेस्ट इंपोर्टर। यानी कि हम सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 2024 में ये चीज़ें हमने मंगवाई हैं। कहाँ से? मलेशिया से, इंडोनेशिया से और थाईलैंड से। तो ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब मार्केट का एक दूसरा वो देख लीजिए, होलसेल एंड रिटेल मार्केट। होलसेल का मतलब क्या होता है? इकट्ठा चीजें खरीदना, बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ खरीदने। जो बड़े बड़े दुकानदार या शॉपकीपर होते हैं वो एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, और जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं वो थोड़े प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं कि देखिए क्या इसका जो सीरियल है वो ये होता है, मूवमेंट ऑफ फिजिकल गुड्स इन मार्केट। इनपुट्स रॉ मटेरियल, सबसे पहले रॉ मटेरियल लाएंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे उसको, फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड में बदल देंगे, फाइनल गुड में बदल देंगे। फिर वो कहाँ जाएगा? फिर वो जाएगा होलसेलर के पास। ठीक है, होलसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर होलसेल मार्केट में, फिर रिटेलर्स के पास, और फिर कंज्यूमर के पास। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल से लेकर कंज्यूमर के पास तक जाने में कई जगह से गुजरता है। ओके स्टूडेंट,
अब देखिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर वेजिटेबल। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है स्टूडेंट? कोल्ड स्टोरेज बेसिकली गोडाउन होता है, जिसे हम गोदाम भी कहते हैं इजी लैंग्वेज में, ठीक है। सो इन द केस ऑफ फिजिकल मार्केट, होलसेलर्स बाय गुड इन लार्ज क्वांटिटीज। जो होलसेलर्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदते हैं, किससे? मैन्युफैक्चरर से या प्रोडक्शंस जो भी करते हैं उनसे, और फिर उसको गोडाउन में रखते हैं और बाद में उसको बेचते हैं। तो गोडाउन को क्या कहते हैं? वेयर हाउस, ठीक है। इन द केस ऑफ पैरिशेबल, पैरिशेबल का मतलब क्या होता है? जो वो चीजें जो जल्दी खराब हो जाएं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, फिश हो गए, ये चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, इसीलिए इनको एयर कंडीशन कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस या गोडाउन में रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों को रखा जाता है। अब देखिए ये ग्रेन्स रखे हुए हैं, ठीक है, और ये और भी सामान रखा हुआ है, जैसे लार्ज वेयर हाउस ऑफ होलसेलर्स। तो इतने बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं। Similarly, there exists wholesale market for other commodities like chemicals, electronic items and component construction materials, automotive part। तो ये सारी जो कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब होता है स्टूडेंट प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट होलसेल मार्केट में मिलते हैं। अब आप देखिए ये मार्केट है, दो तरीके के मार्केट का आपको इमेज दिखाई गई है। यहाँ पर एक जगह आप देखिएगा कि ड्राई फ्रूट्स बिक रहे हैं और एक जगह फ्लावर्स बिक रहे हैं। ये बेंगलुरु में है और ये दिल्ली, ओल्ड दिल्ली का सिनेरियो है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये दो तरीके के प्रोडक्ट बिकते हैं। द होलसेलर सप्लाई गुड टू द शॉप्स एंड स्टोर लोकेटेड नियर हाउस। जो होलसेलर हैं वो क्या करते हैं? जो भी प्रोडक्ट है या गुड्स है उनको अपने लोकल एरिया में सप्लाई करते हैं या अपने पास स्टोर करके रखते हैं, जिससे बाद में उन्हें सेल कर सकें। जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? रिटेलर्स। यानी कि अगर मान लीजिए हमको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मान लीजिए हमको शुगर खरीदना है, तो हम कहाँ जाएंगे? रिटेलर्स के पास। इसके लिए हम होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाएंगे। सो दे सेल गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर लाइक अस। अब क्या है? हम लोग क्या है उनके लिए? फाइनल कंज्यूमर हैं। अनलाइक होलसेलर, रिटेलर सेल इन स्मॉलर क्वांटिटीज। अभी आपको बताया कि अगर आपको 1 kg शुगर खरीदने हैं तो आप रिटेलर्स के पास जाएंगे, होलसेलर के पास नहीं जाएंगे। एंड द प्रोडक्ट आर मीन्ड फॉर कंजप्शन रेदर देन रीसेल। तो जो भी आप रिटेलर से प्रोडक्ट खरीदते हैं वो अपने कंज्यूम करने के लिए या यूज करने के लिए खरीदते हैं, उसको दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते। तो ये और भी बहुत सारे काम करते हैं रिटेल स्टोर में, जैसे सैलून्स होते हैं, मूवी थिएटर होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं। तो ये सब स्मॉल चीजें रिटेल में बेचते हैं रिटेल स्टोर में। ये एक मार्केट की इमेज दी है, जौहरी बाजार। ये कहाँ पर है? जयपुर में। और यहाँ क्या बेचा जाता है? जेम्स एंड ज्वेलरी, यानी हीरे मोती और डायमंड्स और ज्वेलरी, ये सब बेचा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है, दो डेफिनेशन लिखी है, आप देखिए। एक तो है डिस्ट्रीब्यूटर, एक है एग्रीगेटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस हु सप्लाई गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर टू रिटेलर्स। डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लेकर होलसेलर को या रिटेलर को सप्लाई करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बांटना। तो मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लिया और रीसेलर या रिटेलर और होलसेलर को दे दिया। एग्रीगेटर कौन होते हैं? वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, that organizes and combines offer from multiple sellers and sell them to consumers one place। एग्रीगेटर का मतलब बेसिकली होता है इकट्ठा करने वाला, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये वेबसाइट से प्रोडक्ट लेते हैं और उसको सेल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिएगा, नाउ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एग्रीगेटर। लास्ट 6 क्लास में हमने अमूल के बारे में पढ़ा था, आनंद मिल्क, उसका ध्यान रखिए, गुजरात में है ये, ठीक है। However, the distribution channel is different in the case of online market। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है ऑनलाइन मार्केट में वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ मैन्युफैक्चर क्या करते हैं? बल्क क्वांटिटीज में अपने जो प्रोडक्ट होते हैं वो वेयर हाउस या गोडाउन में भेज देते हैं ताकि ऑनलाइन ऐप के थ्रू वो बिक सके। कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑनलाइन ऑप्शन। कंज्यूमर क्या करते हैं? ऑनलाइन उसको सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर, और उसके बाद उसको ऑर्डर कर देते हैं। द एग्रीगेटर देन पैक्स द प्रोडक्ट्स एंड डिलीवर देम टू द ऑनलाइन बायर। एग्रीगेटर क्या करता है? जिसने प्रोडक्ट इकट्ठा किए थे वो जो भी ऑर्डर आया है उसको
पैक करते हैं और फिर ऑनलाइन ऑर्डर जो भी आया है उसको डिलीवर कर देते हैं फाइनल कंज्यूमर के पास। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इमेज में आप देखिए दो तरीके के मार्केट हैं। एक है ग्रोसरी स्टोर, एक है मॉल। जो कुछ भी आपको ग्रोसरी स्टोर पे मिलेगा वो आपको मॉल में भी मिलेगा। ठीक है, बट कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। लेट्स एक्सप्लोर द चेन ऑफ सप्लाई। चेन ऑफ सप्लाई क्या होता है स्टूडेंट? टेक्स्ट जैसे चेन ऑफ सप्लाई का मतलब होता है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट, ये होता है चेन ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है सूरत गुजरात का टेक्सटाइल मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब यहाँ कपड़े बनाए जाते हैं। तो हमारे देश में गुजरात बहुत फेमस है कपड़े बनाने के लिए। ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना टेक्सटाइल मार्केट है और इसको टेक्सटाइल हब कहा जाता है। सूरत टेक्सटाइल मार्केट में कई हजार फैक्ट्रीज हैं जहां पर क्लोथ्स बनाए जाते हैं, सिंथेटिक के, कॉटन के। तो यहाँ पर कॉटन मंडी भी होती है, यानी रुई की मंडी लगती है जहां से लोग कॉटन खरीदते हैं और महाराष्ट्र में ले जाकर बेचते हैं। महाराष्ट्र के भी कई लोग आते हैं और खरीदते हैं। तो यहाँ से कॉटन खरीदने के बाद उसको फिनिश्ड फैब्रिक यानी कि फाइनली उसके कपड़े बनाए जाते हैं या गारमेंट्स बनाए जाते हैं। और इन कपड़ों को पावर लूम से भी बनाया जा सकता है या किसी और तरीके से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिलाई भी होती है, कपड़े बुने भी जाते हैं। तो इन कपड़ों को बेचा भी जाता है फिर बाद में। सो बेसिकली आप ये समझिए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है फ्रॉम द रॉ मटेरियल, कि अगर कॉटन खरीदी है तो उसका फाइनली हमें प्रोडक्ट बनाकर बेचना है। ठीक है, ये होलसेल मार्केट में भी होता है। तो होलसेलर आर एन इम्पॉर्टेंट चैनल ऑफ सप्लाई। होलसेलर क्या है? इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जो सप्लाई सप्लाई देता है प्रोडक्ट की। किन लोगों को देता है? ये होलसेलर स्मॉल शॉपकीपर को और बिग रिटेल स्टोर्स को। ठीक है, अपने देश में भी और अपने देश से बाहर भी। तो होलसेलर क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी, छोटे दुकानदारों को भी और बड़े दुकानदारों को भी। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का स्टॉक है वो भी मेंटेन करते हैं। कौन? जो होलसेलर है, विद द मैन्युफैक्चरर एंड इंश्योर एन अनइंटरप्टेड सप्लाई। जो होलसेलर है वो सप्लाई कभी टूटने नहीं देते और जो इतनी भी डिमांड होती है उन सभी प्रोडक्ट को ये सप्लाई करते रहते हैं। तो आप देखिए इन दो इमेजेस में आप देखेंगे कि जो सूरत है गुजरात में, वहां से कपड़ों की सप्लाई हमारे देश में भी होती है और देश के बाहर भी होते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर गुजरात में डायमंड कटिंग का काम भी होता है, यानी कि जो हीरे होते हैं उनको तराशने का काम होता है और लगभग 15 लाख लोग यहाँ पर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हीरे बनाने का। तो ये हमेशा से गुजरात बहुत प्रॉस्परस सिटी रहा, बहुत अच्छा रहा। इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक नेटवर्क काम में काम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, द रोल ऑफ मार्केट इन पीपल्स लाइफ। लोगों का रोल क्या होता है, मतलब मार्केट में क्या रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, अब आप देखिएगा कि मार्केट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल। इकोनॉमिक लाइफ यानी कि जो मार्केट है जहाँ पर सेलर्स भी बहुत सारे हैं, बायर्स भी बहुत सारे हैं, ये सभी लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी को इंक्रीज करने में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में। It helps individual, household and businesses access goods and services that they need and cannot produce themselves। यानी कि मार्केट में जो लोग हैं, चाहे वो बायर्स हों या सेलर्स हों, वो सेल और परचेज करते हैं जिससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होती है। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। आकृति क्या है? आकृति इज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। आकृति एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। क्या करती हैं? ये ऑयल पेंटिंग्स बेचती हैं और इनकी पेंटिंग को सब लोग अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन आकृति को बायर्स खरीदने में बड़ी परेशानी होती है। आकृति ने कई बार अपने जो प्राइस है इस पेंटिंग के इसको भी कम करके देखा, जैसे गुआवाज का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अमरूद का ऊपर, उसी तरीके से। तो क्या ये सही है? देयर आर फ्यूअर लोकल बायर्स एंड सेलर्स फॉर नेटवर्क आर्टवर्क। तो ये जो मार्केट है पेंटिंग का, उसमें सेलर्स भी बहुत कम है और बायर्स भी बहुत कम है। तो इसीलिए आकृति को बहुत प्रॉब्लम्स होती है बायर्स देखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट। अब
मार्केट बेनिफिट सोसाइटी, मार्केट बेनिफिट क्या है? उसका मार्केट बेनिफिट सोसाइटी में अगर कोई मार्केट है तो उसका क्या बेनिफिट होता है? ठीक है स्टूडेंट, हमारे जो मार्केट है उससे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखेंगे। प्रोड्यूसर गेट एन इंडिकेशन एज टू व्हाट कंज्यूमर्स वुड बाय। प्रोड्यूसर को पता चल जाता है कि कंज्यूमर क्या खरीदेगा। दे प्रोड्यूस रेफ्रिजरेटर, तो जो कंज्यूमर है उनको ऐसा रेफ्रिजरेटर चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करे, जिससे सोसाइटी का फायदा हो। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया जिससे बिजली कम खर्च हो। ओके, ऑल्दो बाइंग एंड सेलिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाइंग और सेलिंग क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें मनी का एक्सचेंज होता है, पैसों का एक्सचेंज होता है, जो हमने पढ़ा था। So in the market, beyond just inquiring about the product or service or negotiation between parties, negotiation मतलब सौदा करना, बातचीत करना कि आप इस प्राइस पर हमें ये प्रोडक्ट देंगे या नहीं देंगे। तो मार्केट तभी सक्सेसफुल होती है जब नेगोशिएशन हो। और इसके साथ ही क्या है आप देखिए, ऑफन अ रिलेशनशिप डेवलप्स बिटवीन बायर एंड सेलर दैट कंटिन्यू इवन अक्रॉस जनरेशन। तो जो नेगोशिएशन है उससे क्या होता है, या मार्केट से क्या होता है कि मार्केट से रिलेशनशिप भी मेंटेन रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। सम फैमिलीज हैव लॉन्ग लास्टिंग ट्रस्टेड रिलेशनशिप विद देयर टेलर। अब जैसे हम अपने कपड़े सिलवाते हैं तो हम पर्टिकुलर एक ही दुकान पर जाते हैं क्योंकि हमें उन पर ट्रस्ट है। अगर हम गोल्ड खरीदते हैं तो एक ही पर्टिकुलर ज्वेलर के पास जाएंगे या डॉक्टर्स को ही दिखाएंगे, जिनको भी हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं उनको। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है। सो द प्राइमरी रूल ऑफ द मार्केट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो प्राइमरी या मेन रूल होता है मार्केट का वो क्या होता है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ना हमारे देश के लोगों की उसको इंक्रीज करते हैं, उसको अच्छा करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट, आप देखिएगा इम्फाल का। ठीक है, मदर्स मार्केट, ईमा काइथल, मैथी लैंग्वेज, इम्फाल, ये वर्ड्स याद रखिएगा। तो एक मार्केट है जिसमें मैथी लैंग्वेज, मैथी भाषा जो बोलने वाले मणिपुर के लोग हैं वो वहाँ एक मार्केट लगाते हैं, जिसमें लगभग 3000 वुमेन काम करती हैं। अपनी दुकानें ये हैं, इनकी शॉप्स हैं, और ये क्या सेल करते हैं? वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, ट्रेडिशनल मणिपुरी अटायर यानी कि मणिपुरी कपड़े, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल प्रोड्यूस, डेली एसेंशियल, रोज की चीजें जो भी हम यूज करते हैं वो सभी कुछ यहाँ पर बेचा जाता है। और इससे इस मार्केट से क्या फायदा होता है कि थाउजेंड्स ऑफ फैमिली से हजारों फैमिलीज जो है ना उनको सपोर्ट होता है। ठीक, साथ ही साथ आप मणिपुर का जो कल्चर है उसको भी जान सकते हैं। तो स्टूडेंट, कभी आपका मौका लगे तो आप जाइएगा ईमा काइथल ऑफ इम्फाल, इस मार्केट में देखिएगा सिर्फ वुमेन आपको प्रोडक्ट सेल करते हुए मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा कई और शॉप्स भी होती हैं जो क्या करते हैं देखते हैं। देयर आर मैनी ट्रेडिशंस फॉलोड इवन टुडे। बहुत सारे हमारे देश में प्रथाएं हैं जो आज भी चलती हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम साउथ इंडिया का एक एग्जांपल देखें तो द सेलर ऑफ हल्दी एंड कुमकुम, हल्दी समझते हैं, टर्मरिक, कुमकुम समझते हैं ना, वर्मिलियन, ये क्या होता है जिसको हम सिंदूर भी कहते हैं कई जगह पर, ये फ्री में दिया जाता है, विशेष टू बायर। जो भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है उसको ये चीजें फ्री में दी जाती है, ये हमारे देश का एक कल्चर है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मार्केट में, यानी कि सरकार, हमारे देश की जो सरकार है वो क्या करती है। मार्केट फंक्शन थ्रू इंटरेक्शंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कौन करता है? बायर्स, और सप्लाई कौन करता है? सेलर्स। However, there are some situation in which this may not work very well. बट समटाइम क्या होता है कि ये सिचुएशन ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर सेलर चाहे तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस बहुत बढ़ा सकता है, और जिससे क्या होगा कि बायर्स को नुकसान होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, वो क्या करती है कि प्राइस को कंट्रोल करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, कंट्रोलिंग प्राइसेस फॉर प्रोटेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स। तो सरकार क्या करती है कि प्राइसेस को कंट्रोल करके रखती है सभी के लिए, चाहे वो बायर्स हों या सेलर्स हों। ठीक है, सर्टेन गुड्स जैसे मिल्क,
मिल्क एसेंशियल प्रोडक्ट है फॉर चिल्ड्रन, तो अगर मिल्क के प्राइस बहुत हो जाएंगे आगे, बहुत महंगा हो जाएगा मिल्क, तो कोई इसको ले नहीं पाएगा। जैसे मेडिसिन्स है जो जीवन की सुरक्षा करती हैं, कुछ मेडिसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके प्राइस भी कंट्रोल करती है। अनदर इंस्टेंस इज वेयर द गवर्नमेंट सेट्स द मिनिमम प्राइस एट विच एसेंशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कुछ एसेंशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं जैसे वीट, पेडी एंड मेज कैन बी सोल्ड। तो ये जो प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को भी सरकार कंट्रोल करके रखती है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, गेहूं हो गया, पेडी का मतलब होता है धान, धान मतलब चावल, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इन प्रोडक्ट के प्राइस भी कंट्रोल करके रखती है ताकि देश की जनता को महंगा अनाज ना खरीदना पड़े। ठीक है स्टूडेंट। हालांकि जो गवर्नमेंट है, ये जो पॉलिसीज हैं प्राइस लिमिट की, बहुत केयरफुली लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है, जिससे जो सेलर्स हैं उनको भी नुकसान ना हो। अगर जो कीमतें हैं, प्राइस है, वो बहुत कम होगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर्स वुड नॉट हैव एनी मोटिवेशन टू प्रोड्यूस, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट को बनाएगा ही नहीं। और अगर प्राइस बहुत महंगे हैं तो कंज्यूमर उसको खरीदेगा ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल करके रखती है, अदरवाइज सब अपने मनमानी करेंगे और मार्केट फेल हो जाएगा। इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वो कौन लोग हैं जो सेफ्टी या क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने FSSAI सुना होगा। ठीक है, सो द गवर्नमेंट हैज अ रोल इन इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिस। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अनफेयर प्रैक्टिस यानी कि हाई प्राइस या लो प्राइस से सभी को रक्षा करती है, सभी को प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो रिक्वायर्ड क्वालिटी को ही अपनाएं और अच्छे प्रोडक्ट बनाएं जिससे जनता को नुकसान ना हो या सर्विसेज अच्छी दें। जैसे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, दवा बनाने वाली कंपनी, वो मेडिसिन बनाती हैं फॉर डिसीजिंग ट्रीटिंग डिसीजेज, यानी कि कुछ मेडिसिन बनाती हैं जिससे लोगों का इलाज हो सके। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट सबसे पहले जो भी मेडिसिन बनाएगा उसका सैंपल लेगी, उसको टेस्ट करेगी, फिर अगर वो सैंपल अच्छा है और जनता की भलाई के लिए है या स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है उसमें, तभी गवर्नमेंट अलाउ करेगी। और जिस मेडिसिन को यूज करने से कोई रिस्क ना हो या हेल्थ पे कोई नुकसान ना हो, तभी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि अब ये मेडिसिन मार्केट में बिक सकती है। ठीक है स्टूडेंट। मिटिगेटिंग द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ मार्केट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना या किसी भी चीज के इफेक्ट को घटा देना, कम कर देना। मार्केट sometimes have significant effect beyond the selling and buying। तो मार्केट जो है ना, कई बार सेलिंग एंड बाइंग को भी इफेक्ट करती है। कैसे करती, देख लेते हैं। द मार्केट फॉर सर्टेन गुड्स रिक्वायर प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज। मार्केट में क्या है, जैसे जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट करती है कि इस मार्केट को कंट्रोल कैसे करेगी? When the manufacture of certain items like single-use plastics pollutes the environment and poses health risk to consumer। अगर कोई फैक्ट्री है जहां प्लास्टिक बनाई जाती है, तो हमारे देश की सरकार उनके जो कायदे कानून है, नियम है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको परमिशन देगी ताकि वो ऐसी प्लास्टिक बनाए जिससे देश को नुकसान ना हो या जनता को नुकसान ना हो या एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। हालांकि स्टूडेंट, प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए क्योंकि उसका पॉल्यूशन बहुत खतरनाक होता है, डेंजर होता है, जिससे हमारी जो एनवायरनमेंट है उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, सिमिलरली द गवर्नमेंट पुट्स इन प्लेस सिस्टम टू मॉनिटर द वेट एंड मीजर्स। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, ये जितना भी प्रोड्यूसर का सिस्टम है उस, यानी कि उसको वेट एंड मीजर्स करती रहेगी, उसको कंट्रोल करने के लिए चेक करती रहेगी कि किस तरीके के आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, वेदर यू प्रोमिस्ड और नॉट। ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट, अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी है, और इसमें ट्रेड के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है अर्थशास्त्र में कि ट्रेडर्स ट्रेडिंग इन क्लैरिफाइड बटर, बटर मतलब घी,
it mentioned that buyers shall be given 1/50 part more as मनस्रवा। मनस्रवा क्या होता है? बेसिकली ये एक तरीके का ग्रंथ है। तो इसमें ये कहा गया है कि 1/50 घी होना चाहिए टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन ऑफ क्वांटिटी ओइंग टू द घी स्टिकिंग टू द मीजरिंग कैन। तो अर्थशास्त्र में भी ट्रेड के बारे में बहुत कुछ दिया गया है। नाउ गवर्नमेंट मेक रूल्स टू इंश्योर मार्केट्स वर्क फेयरली एंड कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। यानी कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है, ये पक्का करती है कि जो मार्केट है वो फेयर हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो, चाहे वो बायर्स हो या सेलर्स हो, और किसी को भी एक्सप्लॉइट ना किया जाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, वो आप एक बार चेक कीजिए कि सर्विसेज और कमोडिटी दैट इज एक्सेसिबल और अवेलेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है? जो सर्विसेज होती हैं या प्रोडक्ट है जो भी अवेलेबल है वो सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए, सोसाइटी के लिए। ठीक है? सो प्रोड्यूसर मेक एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट। अब जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर हैं वो चीजें बनाते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें। However, there are some goods and service that producer do not expect to make a profit. लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता। अब वो क्या चीजें हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्क्स। बच्चों आपके खेलने के लिए पार्क्स बनाती है सरकार, तो जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी समाज के भले के लिए ये काम किए जाते हैं। सिटीजन्स हैव सर्टेन वेलफेयर प्रोविजन इन द प्रीवियस चैप्टर। पार्क हो गया, सड़क हो गया, या बारिश से बचने के लिए शेल्टर्स हो गए, ये सारी चीजें सरकार बनाती है और इसमें सरकार का कोई फायदा नहीं होता, बट ये सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, यानी कि जनता के भले के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन कंज्यूमर असेसेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किसी कंज्यूमर या ग्राहक को या कस्टमर को ये कैसे पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, बाय कर रहा है, वो अच्छा है या बेकार है। ठीक है स्टूडेंट? तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे नेक्स्ट हमारे में। सो डिड यू थिंक अबाउट द प्राइस द साइज ऑफ द मार्बल्स। अब यहाँ मार्बल के बारे में बात की गई है। ये आप देख रहे हैं, ये मार्बल एक लड़का है, अ बॉय इज प्लेइंग विद अ मार्बल। सो देयर इज अ मार्बल कंपटीशन इन योर नेबरहुड। जब आप ये कॉम्पिटिशन, जिसको हम आम इजी लैंग्वेज में कंचे कहते हैं, ठीक है ना, तो ये आप खेल रहे हैं, यहाँ पर एक लड़का है वो खेल रहा है। यू वांट टू बाय न्यू मार्बल फॉर द कंपटीशन। आपने 150 रुपए कमाए इस कंपटीशन में मार्बल के, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्बल अच्छे हैं या बेकार हैं? सो इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट वेरियस वेज इन विच दिस कैन बी डन। ठीक है? अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं स्टूडेंट, जिसको आप समझ सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट पर क्या क्या लिखा होता है। आप ये देखिएगा कि अगर आप मान लीजिए अपने मार्केट जाते हैं, फ्लोर आटा खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसके बैक साइड पर जो लिखा होता है वो क्या क्या होता है। जैसे बैच नंबर, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं एमआरपी को। न्यूट्रिशन, यानी कि जो आटा है उस पे कितना न्यूट्रिशन है। इंग्रेडिएंट्स, उस आटे में क्या क्या मिला हुआ है। नेट क्वांटिटी, यानी जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी डिटेल्स इस पे लिखी होती है। FSSAI मार्क्स एंड लाइसेंस नंबर, इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स लिखी होती है उसके बैक पर। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। FSSAI का मतलब क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये परमिशन देती है, यानी कि ये चेक करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में आने से पहले। कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है खाने पीने का, तो FSSAI उसको चेक करती है और उसको टेस्ट करती है कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज सेफ टू कंज्यूम और नॉट। यानी कि जो कस्टमर हैं वो इसे यूज करते हैं, कर सकते हैं या नहीं, ये सेफ है या नहीं। और अगर वो सेफ होता है, क्वालिटी अच्छी है, तो उसको वो सर्टिफाई कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट? नाउ अब ISI मार्क क्या होता है, ये भी आप लोगों ने कई बार प्रोडक्ट पे लिखा देखा होगा। ISI का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये क्या करते हैं? ये भी प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट देते हैं।
बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS। और ये किस चीज के लिए प्रोडक्ट देते हैं, मतलब सर्टिफिकेट देते हैं किन प्रोडक्ट्स के लिए? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोडक्ट, ऑटोमेटिव टायर्स, पेपर्स एक्सेट्रा। इन सब के लिए जो भी सर्टिफाई करेंगे वो क्या कौन होंगे? वो लोग ISI या BSI। एग मार्क देख लीजिए, एग मार्क क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सर्टिफाई करती है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कैरियर्स, पल्सेस, स्पाइसेस, हनी। एग्रीकल्चर मार्क जिसको हम कहते हैं, एग का मतलब होता है एग्रीकल्चर और मार्क का मतलब मार्क। ठीक है स्टूडेंट, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको एग मार्क सर्टिफाइड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टीवी, लैपटॉप, एयर कंडीशनर, इन सारी चीजों को कुछ रेटिंग मिलती है जिसको कहते हैं B स्टार रेटिंग। आप देखिएगा अगर आपके यहाँ रेफ्रिजरेटर है तो उस पे भी 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरीके से स्टार का एक लेबल लगा होगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। बी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? बी का एक्रोनिम है बी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। यानी कि ये प्रोडक्ट कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा या कितनी लाइट खर्च करेगा। ठीक है, दिस इज गुड फॉर कंज्यूमर्स एज एन इलेक्ट्रिसिटी बिल वुड बी लेसर। जो प्रोडक्ट है, जो फ्रिज है, वो कितनी बिजली खर्च करेगा ये हमें बताता है। पावर सेविंग गाइड, ये प्रोडक्ट का जो पीर है ये बताएगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ परचेज डिसीजन ऑफ बायर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले बेस्ट प्रोडक्ट देखते हैं जिसका मार्केट में वैल्यू अच्छा हो, रेपुटेशन अच्छा हो, जिसकी गारंटी हो। Have your family members bought some product because their friends or relatives suggest it to them? आप अपने फैमिली मेंबर, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि क्या उन्होंने किसी अपने फ्रेंड के सजेशन पर घर में कोई प्रोडक्ट खरीदा है। और ऑनलाइन रिव्यूज को आप समझ लीजिए कि ऑनलाइन रिव्यूज क्या होते हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं अपने घर पर तो हमसे रिव्यूज या फीडबैक मांगा जाता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बिफोर वी मूव ऑन, अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा स्टूडेंट, आइए देखते हैं। इस चैप्टर में हमने सीखा कि मार्केट में क्या होता है, एक्सचेंज होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। एग्रीड प्राइस यानी नेगोशिएशन, यानी कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स होते हैं जो चीजों को खरीदते बेचते हैं नेगोशिएटेड प्राइस पर या एग्रीड प्राइस पर। मार्केट में कौन कौन लोग होते हैं? मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस की फाइनल कंज्यूमर तक। मार्केट क्या है? मार्केट में इंटरेक्शन भी होता है जिससे रिलेशनशिप मेंटेन होता है, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं और ट्रेडिशंस का आइडिया चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। However, consumer can also assess the quality of product and services through certification। और सरकार या गवर्नमेंट एजेंसी किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए सर्टिफाइड करती है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।